तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, वो है रियल नंबर्स। ठीक है, चैप्टर 1। और मेरी कोशिश रहेगी कि इसी एक वीडियो में मैं इस क्लास को ख़त्म कर दूं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स, उसमें ज़्यादा कुछ तो पढ़ना है नहीं। बेसिकली उसमें दो थ्योरम है, थ्योरम 1.1 और थ्योरम 1.2, जो कि मैं दोनों ही अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पे थ्योरम 1.1 लिखा हुआ भी है। और इसमें एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में 100% आता है, जो कि होता है प्रूव डैट ये इरेशनल नंबर है करके, है ना, वो होता है। और कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे और इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में, मतलब 20-25 मिनट में हम इसको क्या करें, ख़त्म कर दें। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहला थ्योरम। मतलब सबसे पहला थ्योरम देखने से पहले जो हमारा टॉपिक रियल नंबर्स जो है, ये तो तुम लोगों ने क्लास 9th में इरेशनल नंबर्स वगैरह भी पढ़ा होगा, है ना। तो रियल नंबर के बारे में मैं थोड़ा सा तुमको बता दूं। नंबर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। और इमेजिनरी नंबर्स को तुम थोड़ा साइड कर दो, वो क्लास 11th 12th की चैप्टर है। लेकिन जो रियल नंबर्स है, इसमें क्या क्या नंबर्स आते हैं, अभी तक तुमने जितने भी नंबर्स पढ़ रखे हैं तो वो सारे क्या है, रियल नंबर्स ही तुमने पढ़ा है। रैशनल नंबर्स होते हैं, फिर उसके प्राइम कंपोजिट नंबर्स होते हैं, राइट। हाँ, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। मैंने यहाँ पे दो नंबर्स की बात की। एक नंबर मैंने प्राइम नंबर बोला, दूसरा मैंने कंपोजिट नंबर बोला। अब ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस है, तो जो भी ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर पॉसिबल हो, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर पॉसिबल हो, या तो 1 या फिर नंबर इटसेल्फ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। जैसे कि मानो कि एक नंबर 5 है, एक नंबर 7 है, एक नंबर 11 है, राइट। ये ऐसे नंबर्स है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, आइदर 1 और नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। और ऐसे नंबर्स जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, वो कंपोजिट नंबर्स। ठीक है भाई, जैसे मानो कि तुम्हारे पास क्या नंबर आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। इसके फैक्टर्स क्या है, 1 भी है, 4 भी है और 2 भी है। 1 और 6 तो है ही, 2 और 3 भी है, 2 और 4 भी है, 3, तो जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर। अब तुम बोलोगे सर 3 भी तो है, बिल्कुल है, और 2 भी है। बहुत सारे प्राइम नंबर्स बन सकते हैं। और इसमें एक जो दिमाग में रखने वाली बात होती है, वो ये है कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है 2, और ये इकलौता इवन नंबर भी है जो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सभी क्या है, ऑड है। ठीक है, चलो तो इस फैक्ट को याद रखना। और हम देखते हैं हमारा सबसे पहला थ्योरम 1.1 क्या कहता है। तो इस थ्योरम में बेसिकली ये दिया हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी, हाँ, जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं ना, उन सभी को हम फैक्टराइज करके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं। ठीक है, बस और किस ऑर्डर में रखा हुआ है वो फर्क नहीं पड़ता है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम दिखा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मानो कि मैंने एक नंबर लिया 30। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, तो 30 का प्राइम फैक्टरेशन तुम करोगे अगर, तो यहाँ से देखोगे तो 2 15 जा 30 हो गया, फिर 3 5 जा हो गया, यही है। तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। यही होता है प्राइम फैक्टरेशन। और इसमें यही बोल रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इन विच अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इसको मैं 5 × 3 × 2 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी ऑर्डर हो, राइट, 30 होगा। तो ये था तुम्हारा थ्योरम 1.1। अब इस चीज़ से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल्स में, हम वो देख लेते हैं, फिर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। तो ये है हमारा आज का पहला एग्जाम्पल। ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है, कंसिडर द नंबर 4 to the power n वेयर n इज नेचुरल नंबर। 4 to the power n लेना है जहाँ पे n तुम्हारा क्या नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power ends with डिजिट 0। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
और लगभग जितने भी एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं स्कूल लेवल पे भी, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? तो अगर किसी भी नंबर का पावर n है और बोला जा रहा है तुमसे कि उसके लास्ट डिजिट जो है वो 0 होगा, तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो ऐसे केस में अगर तुमको 0 वैल्यू चाहिए यूनिट डिजिट पे किसी भी नंबर के, तो उसके फैक्टर्स में जो है 5 का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो हम ये चेक करेंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मानो कि अगर कोई नंबर तुम्हारा सपोज 40 है, तो इसके यूनिट डिजिट में 0 है कि नहीं है? तो है। तो इसके फैक्टर्स एक बार देख लो। तो 40 के जैसे तुम फैक्टर्स निकालोगे ना, 220, 210, 25, देखो 5 आ गया ना। तो जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होता है उसके फैक्टर में क्या आता है? एक प्राइम नंबर 5 आता है। अगर वो नहीं आ रहा है इसका मतलब 0 पॉसिबल नहीं है। तो ठीक वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्या लिखोगे? वही चीज़ लिखोगे, फॉर अ नंबर टू एंड विथ डिजिट 0 it must contain 5 in its prime factors। ये बात क्लियर है? मैंने फैक्ट लिख दिया। नाउ वी हैव, अब हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास है 4 टू द पावर n। 4 टू द पावर n को अगर तुम देखोगे तो बेसिकली ये क्या है? 2 के पावर में 2n है ना। 2 के पावर में क्या है? 2n है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि बच्चों में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है और पावर में n हो गया। अब तुमको पता है पावर क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का पावर 2n, राइट? 2 का पावर 2n। अब यही चीज़ है, ये क्या है? 2 का पावर आ गया, इसका मतलब कि मल्टीपल ऑफ 2 है। इसमें कहीं पे भी 5 नहीं आ सकता है। समझ में आया क्या बात? जब 5 आएगा ही नहीं तो डिजिट 0 से एंड होने का कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा है। तो तुम क्या लिख दोगे? हेंस 4 टू द पावर n हैज 4 टू द पावर n डज नॉट हैव, ओके ऐसा लिख दो, डज नॉट कंटेन 5 इन इट्स फैक्टर। ठीक है, 5 इन इट्स फैक्टर, therefore it will not end with 0। ठीक है, बस इतना सा समझना था। और लैंग्वेज तुम अपने हिसाब से जैसे भी हो बनाकर लिख दो। जो फैक्चुअल चीज़ें है वो तुमको प्रेजेंट करनी होगी। ठीक है, अब देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या है? तो हमारा अगला एग्जांपल जो है वो है फाइंड LCM इन HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बचपन वाली चीज़ें जो तुमने कर रखा है। जैसे कि 6 का है तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 3 जा, तो 6 के क्या आ गए? 2 × 3 आ गए। और तुम्हारे ये 20 का क्या हो गया? इसका हो गया 2 10 जा और 2 5 जा, मतलब कि 20 = 2 × 5। तो तुम लोगों ने पहले से सीख रखा है कि सर HCF जो होता है वो तो जो दोनों में कॉमन है बस उसी को लिख दीजिए आप। तो बिल्कुल सही बात, इसमें 2 कॉमन है तो इसमें 2 लिख दो। और कोई कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं, तो नहीं होगा। अब बात आ गई LCM की। तो LCM हम क्या करते हैं? जो कॉमन है उसको एक बार लिख देते हैं सबसे पहले। तो जो कॉमन है क्या? 2 है, उसको लिख दिया मैंने। उसके अलावा ऊपर वाले में और नीचे वाले में जितने भी नंबर्स बचे हुए हैं प्राइम फैक्टर्स के, उन सभी को एज अ प्रोडक्ट लिखना है। कहने का मतलब क्या है कि मैंने 2 तो लिख दिया, बहुत सही। तो अब तुमको क्या लिखना है? 3 लिखना है, मल्टीप्लाई 2 लिखना है, मल्टीप्लाई 5 लिखना है।
इसका मतलब इसके HCF हो गया 2 और एलसीएम क्या हो जाएंगे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, राइट। ये तुम्हारा HCF हो गया, ये एलसीएम हो गया। ये क्वेश्चन में इतना ही डिमांड कर रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन की हेल्प से हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर का एक बैकबोन समझ लो, ठीक है। क्योंकि वो अगर तुमको समझ में नहीं आएगा तो फिर एग्जाम में तुम उलझ के रह जाओगे, क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। देखो है क्या, कोई भी एक नंबर है ए बी, मान लो कोई भी एक नंबर क्या है ए बी है, तो अगर तुम HCF ऑफ ए बी निकाल लो और LCM ऑफ ए बी निकाल लो और इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे, HCF निकाल लो सेम नंबर का और सेम नंबर का LCM निकाल लो और HCF और LCM का अगर प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा तुमको मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, A मल्टीप्लाई B के बराबर होगा, है ना, जो कि तुम्हारा A मल्टीप्लाई B है। तो क्या ये चीज़ें इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है? तो देख लो एक बार, अगर तुम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या आने वाला है सर, 6 2 120 आ गया। अब तुम्हारा HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके देखो तो 62 ये भी 120 आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट तुमको याद रखना है किसी भी कीमत पे। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इटसेल्फ। सर अब 3 नंबर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मानो A B और C हो जाएगा तो क्या होगा, अरे भाई इसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को। 3 नंबर के केस में ये लॉ कंप्लीटली फेल है, उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट में अभी बताऊंगा मैं। तो तुमको क्या ध्यान में रखना है, अगर 2 नंबर का केस रहे तो दोनों नंबर का HCF और LCM को प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। चलो अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये हमारा अगला एग्जांपल जो है इसमें देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या निकालना है, फाइंड LCM निकालना है। लेकिन LCM निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है ये नहीं बोला है, तो तुम उससे निकालो या फिर दूसरा मेथड जो हमने अभी जस्ट सीखा उससे निकालते हैं। तो उस मेथड को एक बार अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वी हैव 96 को कैसे फैक्टराइज करोगे, 248, 224, 2, 12, 2, 6, 2, 3 ये रहा। तो तुम्हारा 96 बराबर क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, राइट। और तुम्हारे पास अगला क्या है, 404 है। तो 404 को तुम करो क्या मिलेगा, 2 202 फिर 2 101, इसका आगे जाएगा क्या, नहीं ये प्राइम नंबर, ठीक है। तो दैट्स इट। तो तुमको 404 का क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। तो इस चीज़ का HCF तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा, इस चीज़ का HCF तुम्हारा क्या आ जाएगा, जो कॉमन है उन कॉमन को तुम ले लो जो मैंने बताया था। तो कॉमन तो दो ही है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो ये हो गया तुम्हें HCF क्या हो गया, 4। अब LCM निकालना है तो LCM भी निकाल सकते हो, जो कॉमन है उसको लिख लिया फिर बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इस बार हम जो अभी तुरंत हमने सीखा था प्रोडक्ट रूल उसको हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। टू फाइंड LCM क्या करेंगे हम, जो हमारा मानो कि HCF ऑफ 96 और 404 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे LCM ऑफ 96 और 404 और इसको इक्वल्स टू कर देंगे किसके, 96 मल्टीप्लाई 404 के। बस देखो क्या मिलेगा, HCF तुम्हारा कितना आया भाई सर, 4 ले लिया। LCM पता है क्या, नहीं पता है, तो LCM ऑफ क्या हो जाएगा, 96 404, ये इक्वल्स टू हो जाएगा किसके,
तो 96 मल्टीप्लाई 404 के, तो 4 उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई तो डिवाइड करेगा, तो एलसीएम ऑफ 96 404 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 96 मल्टीप्लाई 404 अपन 4, और ये 424 जाना, 424 जो क्या होता है 96 होता है। अब हमारा एलसीएम जो होगा 24 मल्टीप्लाई 404 हो जाएगा, तो एलसीएम 96 और 404 का क्या आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 404, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 404 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 4 0 0 प्लस 1, तो 1 हो गया, और 4 4 जा 16 हो गई, यहाँ से 4 2 जा 8 2 0 जा 0 4 2 जा 8, तो 6 9 6 9, मतलब कि तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 9696, ये तुम्हारा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था। अब देखते हैं हमारे पास अगला एक थ्योरम है। ठीक है, एक थ्योरम है, वो थ्योरम है 1.2, तो उस 1.2 थ्योरम को ले लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझ लेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला थ्योरम जो है वो है थ्योरम 1.2। अब ये थ्योरम 1.2 क्या कहता है, अगर कोई भी एक प्राइम नंबर है तुम्हारे पास और वो प्राइम नंबर किसी ए स्क्वायर नंबर को अगर डिवाइड कर रहा है, अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर उसके नॉर्मल नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कहने का मतलब है कि अगर ए तुम्हारा जो है ए स्क्वायर, अगर 5 तुम्हारा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 जो तुम्हारा ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बस इतना ही समझना है थ्योरम 1.2 में। अब इसकी हेल्प से, इस कॉन्सेप्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, तो जैसे कि √2 को रैशनल प्रूव करो, √3 को रैशनल प्रूव करो, √5 हो गया, 5 माइनस √3 हो गए, 7 प्लस √2 हो गए। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को जो है इरेशनल प्रूव करने के लिए एग्जाम में 100% आता ही आता है, और ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हमारे पास थ्योरम 1.2 की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। बिना लेट किए हुए एक जैसे इरेशनल प्रूव करने का एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। ठीक है, ये देखो, अब देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई ऐसा एग्जाम हुआ नहीं जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, और अभी जो मैंने थ्योरम 1.2 समझाया था उसी का इसमें यूज़ होने वाला है। ठीक है, और इसमें लैंग्वेज हर किसी का अपना अपना हो सकता है, जो मेन कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को तुम अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट करो। ठीक है, देखो हम करने क्या वाले हैं, क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसके लिए तुमको सबसे पहले क्या करने होगा, लेट अस एज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल। हमने क्या कर दिया, हमने उल्टा एज्यूम कर लिया √3 इज अ रैशनल। इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर √3 इज इक्वल्स टू P/Q। अगर √3 रैशनल है तो रैशनल नंबर को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। अब को प्राइम कहने का मतलब क्या है कि P और Q के बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये हमने, अगर इसको रैशनल नंबर, इसको अगर हमने रैशनल बोला तो हमें P/Q एक ऐसे नंबर मिलेंगे जो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या होता है कि ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर। ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया, इसको लिखने की जरूरत वैसे है नहीं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, अगर Q को हम इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, Q √3 इज इक्वल्स टू P, है ना। इसको थोड़ा अरेंज करके मैं से √3Q लिख देता हूँ, इक्वल्स टू P हो गया। अब तुमको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
स्क्वायरिंग करोगे तो √3 तो कट के 3 हो जाएगा, और क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पी स्क्वायर जो है वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, बस तुम इस चीज़ पे फोकस करो। पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, इट मीन्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या देखने को मिला तुमको यहाँ पे, पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, तो हियर वी कैन सी पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, पी जो से डिविजिबल 3 हो गया। यहाँ पे तुम लिख सकते हो थ्योरम 1.2, ठीक है, थ्योरम 1.2 के रेफरेंस से हमने ये लिख दिया। अब अगर ठीक उसी तरीके से अगर देखोगे तुम्हारा p इज डिविजिबल बाई 3 अगर हो गया, इसका मतलब तुम क्या लिख सकते हो, p इज इक्वल्स टू 3 के। अगर p 3 से डिविजिबल हो गया तो p क्या हो, 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, तो वही मैंने 3 के लिख दिया। k तुम्हारा क्या, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, इंटीजर है, ठीक है। तो इसको अगर हम सपोज 1 मानते हैं अगर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पुट p इज इक्वल्स टू 3k इन इक्वेशन 1 में अगर तुम पुट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 3q स्क्वायर मिल गया इक्वल्स टू p के जगह पे क्या पुट करोगे 3k, तो ये क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर, राइट, क्योंकि p का स्क्वायर है। तो यहाँ से तुम्हारा q स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 3k स्क्वायर, तुम्हारा q स्क्वायर, राइट। तो q स्क्वायर क्या हो गया, 3k स्क्वायर हो गया। अब एग्जैक्टली हम यही काम करने वाले हैं इसी की तरह। क्या लिखोगे तुम, हियर वी कैन सी दैट, हियर वी कैन सी दैट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अगर q स्क्वायर 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब q डिविजिबल है 3 से, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर q स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, तो q भी डिविजिबल होगा 3 से, वही लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, तुमको यहाँ से और यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है कि p भी तुम्हारा डिविजिबल है 3 से और q भी डिविजिबल है 3 से। इसका मतलब कि p और q दोनों के पास क्या है, 3 एज अ कॉमन फैक्टर आ गया। बट ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये दोनों तो को प्राइम नंबर थे। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है एग्जैक्टली तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम एबोव वी गेट, हमें क्या मिला, p एंड q हैज अ कॉमन फैक्टर एज 3। कॉमन फैक्टर इज क्या है, 3 है, which contradicts our assumption। इसने क्या किया, हमारे एजम्पशन को क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमारा एजम्पशन क्या है, फॉल्स है। which contradicts our assumption, it has occurred because of our false assumption। ये हमारा false assumption था। hence √3 is an irrational number। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आज का सेशन हो जाएगा क्लोज। अब हमारे पास अगला जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल। तो ये भी सिंपल होता है, बस लैंग्वेज का खेल है। तुम कितनी अच्छी तरीके से अपनी आंसर को प्रेजेंट कर पा रहे हो थ्रू लैंग्वेज, लिखावट से, बस उसी का गेम है। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसी तरीके से ध्यान से समझ के अपने तरीके से लिख देना एग्जाम में। बाकी मेन पॉइंट तुम समझ ही चुके हो कैसे इसको इरेशनल प्रूव करना है।
राइट। जिस देखो वही करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। हमने इसको रैशनल मान लिया, which means 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू P अपन Q। अब P अपन Q हो गया तो क्या है, हियर P एंड Q आर को प्राइम। अब मेरा देखो यहाँ पे मेरा लैंग्वेज हो सकता है अलग डिफरेंट आ रहा हो, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज तुम हर बार अपना चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से तुमको क्या पता चलेगा कि अच्छा मैं रूट 3 को इधर लेकर जाता हूँ, इसको इधर लेकर आता हूँ, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस P अपन Q इज इक्वल्स टू रूट 3 हो गया। अब यहाँ तो एक बात तो क्लियर है कि हियर 5 माइनस P अपन Q is rational because P and Q are integers। P और Q क्या है, इंटीजर्स है, तो 5 माइनस P अपन Q तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो रेशनल हो जाएगा। विच अब ये रेशनल हो गया, लेकिन ये क्या आ रहा है, इक्वल्स टू रूट 3 आ रहा है। 5 माइनस P अपन Q क्या है, ये तो बराबर रूट 3 है, तो रूट 3 तो रेशनल है, बट ये हमने हमारा क्या आ गया, रेशनल आ गया। विच contradicts the fact that root 3 is irrational। Hence 5 minus root 3 is irrational, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी फैक्ट ऑफ रूट 3 इज इरेशनल आ गया ना, यहाँ पे तुम लिख सकते हो इट हैज अकर्ड बिकॉज ऑफ आवर फॉल्स एजम्पशन हेंस 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तुम लैंग्वेज जितना अच्छे से बना सको, जितना खूबसूरती से पेश कर सको, ये तुम्हारा टैलेंट के ऊपर है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट चेंज मत करना, ठीक है। समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और तुमको जितना भी समझ में आया उतने समझ से अपनी सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करो, एग्जांपल्स भी करना, एक्सरसाइज भी करना, और कुछ भी डाउट हो तो पूछो मेरे से। बाकी अगले क्लासेस में हम इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में।